हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग है और सुबह ही सुबह इतना प्यारा सुहाना मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी। और क्योंकि अब ठंड थोड़ी कम हो गई है, आई मीन ठंडी हवा तो होती है बट अब इतनी ठंडी हवा की हमें आदत हो गई है, सो बारिश अच्छी भी लग रही थी। और वंस इन अ वाइल सैटरडे संडे में से किसी एक दिन हमारे घर ब्रंच बन जाता है, थोड़ा हैवी सा देसी। नॉट एवरी वीकेंड बट कभी कभी मैं कर लेती हूँ प्लान अच्छा सा नाश्ता। तो आज बन रहे थे आलू के पराठे और मौसम भी ऐसा हो गया कि आलू के पराठे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे मौसम को, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने रात में ही आलू बॉईल करके रख लिए थे, सुबह बस उसमें मसाला ऐड कर दिया था और हरी चटनी बना ली। मैंने 2 हफ्ते पहले ये कबाब बना के रखे थे। ये शामी कबाब नहीं है, कच्चे गोश्त की टिकिया कहते हैं इसे। आई डोंट नो क्यों कच्चा गोश्त तो इसमें कुछ होता नहीं, प्रॉपर पकाते हैं, बट ये बहुत मजे के बने थे। ये रखे हुए थे तो मैंने इन्हें भी फ्राई कर लिया। वैसे तो आलू के पराठों के साथ चटनी, रायता, सलाद ये सब खाया जाता है, लेकिन हमारे मियाँ जी प्रेफर्स के कोई ना कोई कबाब या कीमा, कोई ना कोई मीट की फॉर्म भी हो। और फिर मैं अलग अलग तरह के कबाब या इस तरह की मैरिनेटेड चीज़ें फ्रिज में रखती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर में यूज़ होती हैं। अच्छा, आलू के पराठे भी 2-3 तरीके से बनाए जाते हैं। मैं ये इस तरह से 2 छोटे छोटे पेड़े लेके और फिर बीच में उनका बैटर रख देती हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ के कोई अच्छी साइंस है, नहीं, मुझे बनाना ही ऐसे आते हैं। जो दूसरा तरीका है, जो आप बॉल को पेड़े के अंदर ही रख लेते हैं, वो मुझसे कभी सही बनते ही नहीं, फट जाते हैं। तो बस यही एक जुगाड़ू तरीका है जो मुझे आता है और अब तो मैं बनाने भी लगी हूँ ये पराठे और रोटियां इतनी अच्छी। ये काम कभी मुझे आता नहीं था, आई वॉज नॉट गुड एट इट, बट अब तो अच्छे से बड़े बड़े पराठे इजीली बना लेती हूँ। स्टिल अभी भी आलू के पराठों का शेप कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हाँ, एक चीज मैंने जरूर इसमें सीखी है कि जो पेड़ा हो आपके, जो दोनों पेड़े हैं, वो बहुत छोटे होने चाहिए ताकि वो अच्छे से थिन हो जाएं बेलते वक्त, वरना फिर बहुत ज्यादा आटा आटा सा हो जाता है। और पराठे वही अच्छे लगते हैं जिनमें बैटर अंदर ज्यादा हो, आटा कम हो, मतलब पूरे भरे हुए एंड तक, कॉर्नर तक जिसमें आलू आ रहा हो ना, वो वाला पराठा वही अच्छा लगता है। खैर जी, पराठे हमारे तैयार हो रहे थे। मैंने टोटल 3 पराठे बनाए थे। मुझे लगा था कि खत्म हो जाएंगे, बट आधा पराठा उसमें से बच गया था। तो जी, नाश्ते में हमारे थे पराठे, जिसमें मैंने कोशिश की थी थोड़ा कम ऑयल यूज हो, और साथ में मैंने बनाई थी हरी चटनी। अचार तो कंपलसरी होता ही है। थोड़ा सा रायता भी बनाया था, क्योंकि हस्बैंड जो है वो रायते के साथ खाना चाहते हैं, मैं चटनी खाती हूँ। और साथ में थे ये कबाब। नाश्ता था तो चाय भी थी। मैं क्योंकि चाय नहीं पीती तो मेरे लिए सिर्फ पानी था। अब इस तरह के देसी नाश्ते हम कर तो लेते हैं, बट उसके बाद जो किचन का हाल होता है ना, उसको भी समेटना पड़ता है। तो बस मैं लग गई थी फटाफट किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये हाथ के हाथ नहीं करो ना यार, फिर बहुत लंबा हो जाता है। और जब इतना हैवी आपने नाश्ता किया हुआ हो या खाना खाया हुआ हो ना, तो उसके फौरन बाद इस तरह से जब आप थोड़ा काम वाम में लग जाते हैं तो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। सुस्ती तो जरूर होती है, मगर यहाँ के किचन ना इतने ग्रीसी और इतने ऑयली खानों के लिए नहीं बने हुए, ना ही यहाँ के एग्जॉस्ट सिस्टम्स इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को तो इतने 2-2 4-4 घंटे भून भून के खाने बनाने की आदत नहीं होती ना। इसलिए अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दो ना, तो किचन में ये सब ग्रीस, चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने अभी डिफ्यूजर भी ऑन कर दिया था, ताकि जो पराठे की खुशबू, महक है, वो पूरे घर से हमारे चली जाए।
वाइट किचन जितना दिखने में प्यारा लगता है ना, इसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। ऑल्दो यहाँ पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं जो बहुत आसानी से क्लीन कर देते हैं, बट फिर भी आपको रेगुलर बेसिस पे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बस ये हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली खाने ही ऐसे होते हैं जिसमें इतना वक्त हमें किचन में देना पड़ता है, बनाते हुए भी और बनाने के बाद उसको साफ करते हुए भी। दिन में एक दफ़ा मैं सिंक को भी ऐसे ही अच्छे से थॉरली क्लीन करती हूँ। अब चाहे मैं रात में कर लूँ या सुबह कर लूँ, डिपेंड करता है हमारी रूटीन पे। जैसे अभी इस दिन हमने जाना था रात में दावत में, तो मुझे पता था कि अब किचन में और कोई कुकिंग वगैरह नहीं होगी, तो मैंने सुबह ही सब कुछ साफ़ सुथरा करके रख दिया था ताकि अब ये किचन साफ़ ही रहे। छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो सिर्फ 10 मिनट लेती हैं हमारे दिन के, लेकिन इन लॉन्गर रन वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर हम डेली बेसिस पे 10-20 मिनट की सुस्ती ना करें तो हमारा काम आगे जाके बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं 2 दिन से इन कैप्स के साथ लड़ रही थी क्योंकि ये पता नहीं कितने सालों बाद वॉश हो रही हैं। समीर को कैप्स पहनने का बहुत शौक है और उनके पास कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर मसला सारा ये है कि वो उन्हें धोने नहीं देते क्योंकि अपेरेंटली उन्हें लगता है कि शेप ख़राब हो जाएगा, रुआं आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे आपको मशीन में ही चीज़ें डालनी पड़ती हैं, फिर वो ड्रायर से होके गुजरता है, हाथ से धोने का इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है, बाल्टी लोटा नल नहीं होता यहाँ पे, तो उन्हें डर ही लगा रहता था कि मेरी कैप्स ख़राब हो जाएंगी, जैसे कोई बहुत ही महंगी कलेक्शन हो ये। बट मुझे बहुत अरसे से इनकी कैप्स को क्लीन करना था, स्पेशली ये 2, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे रोज़ ही पहनी जा रही होती हैं। काफ़ी ज़्यादा बहस, आर्ग्यू और ज़िद के बाद मुझे ये राइट दिया गया कि मैं इनको धोऊं, और मुझे चैलेंज भी दिया गया कि अगर ये ख़राब हुई, इनका शेप ख़राब हुआ या इनका कलर एक दूसरे पे लगा तो बस फिर अच्छा नहीं होगा। एनीवेज, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैप्स यहाँ पे कैसे वॉश होती हैं, क्या होता है, बट जो सबसे ईजीएस्ट वे मुझे लगा वो यही था कि मैंने इन्हें ओवरनाइट सोक कर दिया था बहुत थोड़े से वैनिश में, जो वैनिश पाउडर मिलता है वो, और उसके साथ बहुत ही थोड़े से लिक्विड में। और देखें कितना गंदा पानी निकला, ये बिल्कुल क्रिस्टल वाइट पानी था जो अब अजीब नीले पीले सा रंग का निकला है। आप लोगों के साथ शेयर करने के 2 रीज़न है। एक तो ये कि प्लीज़ अगर आपके घर में जेंट्स हैं तो प्लीज़ उनकी कैप्स को वॉश करें, ये धूप में इनको पहन के फिर रहे होते हैं, स्वेटिंग भी होती है, फिर इसी तरीके से एलर्जीज हो जाती हैं, डैंड्रफ हो जाती है, अनहाइजेनिक है। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ काइंड रिमाइंडर। दूसरा रीज़न है, अगर आप लोगों को कोई और बेहतर तरीका पता है कैप्स वॉश करने का तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मैंने और भी बहुत सारी क्लीन करनी है। अच्छा जी, मैं इनको बहुत लूक वार्म वाटर से, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, अच्छे तरीके से मैंने खंगाल दिया था। इतना तो मैंने शेयर नहीं किया वीडियो में, बट मैंने मल्टीपल टाइम्स इन्हें वॉश किया ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा बाहर निकल जाए। अच्छा जी, इन सारे कामों से फ्री होके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, फ़ोन वगैरह स्क्रॉल किया था, घर पे बात की थी, और अब मैं आ गई थी गिफ्ट बैग बनाने के लिए। हमें ईद डिनर पे जाना था। लास्ट ईद व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ईद के गुडी बैग्स बनाए थे, बट चीज़ें शॉर्ट हो गई थी, तो ये वाली दावत क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड है, तो इसके जो आइटम्स है मुझे थोड़े से चेंज करने पड़े। हमने थोड़ी सी चॉकलेट्स ली थी, ईद कार्ड मेरे पास रखा हुआ था, ईद बैग भी था, तो उसी के अंदर मैंने ग्रीटिंग कार्ड ऐड कर दिया था, कुछ चॉकलेट्स थी, एक बहुत प्यारी सी कैंडल थी, और साथ में आयरा के लिए ये बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी बुक्स में लेकर आई थी। जिनके घर हम जा रहे हैं उनके घर एक बहुत ही क्यूट सी बेबी है। ये मैं शेयर भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए, जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में अगर आप इस तरह से कोई एजुकेशनल गिफ्ट ले जाए ना तो बड़ी अच्छी रहती हैं ये एक्टिविटीज। ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सेकेंडली ये डॉक्टर बैग काइंड ऑफ थिंग थी। इसके अंदर ये इस तरह के स्टिकर्स थे, आप स्टोरी भी सुना सकते हैं और फिर बच्चों से वो स्टिकर भी पेस्ट करा सकते हैं। सो एक मैंने ये बुक ले ली थी और एक मैंने इस तरीके से डॉल हाउस समथिंग करके कोई स्टिकर बुक थी, ये भी ली थी। इसमें 100 स्टिकर्स थे और डिफरेंट सिनेरियोज थे, कुछ स्टोरी टेलिंग भी थी और बड़ी प्यारी प्यारी सी कलरफुल सी पिक्चर्स थी। सो यू कैन पिक एंड चूज स्टिकर्स कि आपने कहाँ कौन सा स्टिकर
लगाना है। टॉयज तो हर कोई गिफ्ट कर देता है और हर बच्चे के पास बहुत सारे होते हैं और वो कुछ दिनों बाद उनका दिल भी भर जाता है, बट अगर इस तरह से कोई एजुकेशनल एक्टिविटी बुक हो और कोई बड़ा साथ बैठे तो ये बच्चों का 1-1.5 घंटा बड़े अच्छे से गुजर सकता है और थोड़ी कुछ लर्निंग भी हो जाती है। अच्छा जी, हम लोग शाम में ही तैयार होके निकल गए थे क्योंकि हमें दूर जाना था, लंदन से बाहर जाना था और हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम इनके घर कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचे। हमेशा मोटरवे पे हमें ट्रैफिक मिल जाता है, हमारी टाइम की कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है और हम लेट पहुंचते हैं, बट आज हमने मेक श्योर किया कि हम टाइम पर ही जाएं और मैंने वही अपना ईद वाला ड्रेस पहना हुआ था बिकॉज व्हाई नॉट, कपड़ों को रिपीट करना चाहिए, इतने महंगे महंगे खरीदे जाते हैं, बार बार पहनने चाहिए, जब तक चीज चलती रहे उसे इस्तेमाल करते रहे। एंड एज यूजुअल जिनके घर हम गए थे वहाँ की मैंने सिर्फ टेबल को ही कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए कितना यमी फीस्ट तैयार हुआ था। कराची स्टाइल बन कबाब थे, घर में बनाए हुए बड़े मजे से फ्राइज थे, मटन कढ़ाई थी जो मियाँ जी को बहुत अच्छी लगी, दम वाला कीमा भी बहुत ही जबरदस्त था, साथ में चिकन पुलाव, रायता, रोटी, सलाद। और इनके घर जब भी जाओ ना आप बस खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ खाने का आता ही रहता है। तो ये फालूदा बहुत मजे का बना हुआ था, साथ में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और ये आप लोग को खिलाते ही रहेंगे। बहुत मजा आता है, बहुत दिल लगता है और अल्लाह ताला इसी तरह इनके रिस्क में इजाफा करें और ये हमारी ऐसी अच्छी अच्छी दावतें करते रहें। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।